नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जब 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर रही थी तो हर किसी के मन में सवाल था कि क्या ये चुनावी बजट साबित होगा। दरअसल 2024 के आम चुनाव और इस साल जम्मू कश्मीर समेत 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि यह एक लोक लुभावन बजट होगा ताकि वोटरों को अपनी ओर खींचा जा सके। बजट में वाकई ऐसा बहुत कुछ है जिससे साफ दिखता है कि इसके जरिए वोटरों के हर वर्ग को अपनी ओर खींचने की कोशिश की गई है। गरीबों के लिए जहां 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है, तो वहीं किसानों के लिए 20 लाख करोड़ के कृषि ऋण की बात भी इसमें की गई है। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के वोटरों पर निशाना साधा गया है, तो कौशल उन्नयन और स्किल इंडिया सेंटर से युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई। बजट में अलग अलग वर्गों के लिए किए गए प्रावधानों से क्या इस साल के मिनी आम चुनाव और 2024 के आम चुनाव के लिए खुलेगी सत्ता की सीढ़ी? हमारी आज की चर्चा इसी पर। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, बीजेपी से अशोक बजाज और साथ ही पत्रकार रामावतार तिवारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। धनंजय जी, जिस तरह से 45 लाख करोड़ रुपए के बजट का पिटारा खोला गया है और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है, तो बहुत साफ दिखता है कि एक और जहां सरकार देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, वहीं कहीं न कहीं मन में चुनाव की बात भी जरूर है। क्या आपको लगता है कि वोटर इससे प्रभावित होंगे? देखिए, ये जो बजट है 2023 का, जो जी केंद्र की सरकार का, मैं कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की आखिरी बजट है। इसके बाद इस बजट को देखकर देश की जनता दोबारा जो 2024 में इलेक्शन होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को केंद्र का नेतृत्व का अधिकार नहीं देगी। उसका सबसे बड़ा कारण समझिएगा, 2014 से जनता जो अच्छे दिन की बाट जो रही थी, युवा 2 करोड़ रोजगार का जो इंतजार कर रहे थे और किसान जो अपनी आमदनी दोगुने होने का इंतजार कर रहे थे, इन सारे हाथों को निराशा हुई है और वो उम्मीद भी खत्म हो गया जो हमेशा कहते रहे लोग कि इस बजट में उम्मीद पूरा होगा, इस बजट में उम्मीद पूरा होगा। ये आखिरी बजट था। स्वाभाविक सी बात है, जब आप सरकार बनाने के लिए जनता के बीच गए थे, कुछ आप एजेंडा लेकर गए थे जिसमें जनता की भलाई की आपने वादा किया था, वो सपना दिखाया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 15-15 लाख रुपए लोगों को खाता में आएंगे। आपने युवाओं को रोजगार का सपना दिया था। वो सारी चीज़ों के विपरीत ये बजट है। ये बजट में कहीं भी किसानों का हित नहीं है, कहीं भी युवाओं का हित नहीं झलक रहा है। गृहिणी, क्योंकि आप देखेंगे वित्त मंत्री क्योंकि मातृशक्ति है, तो इस देश की महिलाएं जो गृहस्थ जीवन में है, जो मोदी सरकार के महंगाई के चलते हताश और परेशान है, वो उम्मीद की थी कि इस बजट में कम से कम उसे गृहस्थ के बजट में सुधार हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं दिखा यहाँ पर है। तो स्वाभाविक सी बात है, 2024 के चुनाव के रास्ते नहीं खोलते हैं। इस बजट के बाद केंद्र से मोदी सरकार की विदाई तय हो गई है। इस देश की जनता को जो धोखा हुआ इस सरकार से और इस बजट के बाद जो वादा का आशा जो जनता लगा करते उसका भी वादा खिलाफी यहाँ पे समाप्त जाता है। जी बिल्कुल। अशोक जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस का तो स्पष्ट कहना है कि ये जो किसानों की बातें की गई हैं इस बजट में, महिलाओं के लिए बचत पत्र की बात की जा रही है, महिला सम्मान बचत पत्र की बात की गई है, या युवाओं को विदेशों में नौकरी की भी बात की गई कि हम स्किल डेवलप करेंगे ताकि इंटरनेशनली रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। तो इन सब चीज़ों के बावजूद क्या आप जो सत्ता की सीढ़ी होती है, एक जो सरकार की योजनाएं लोगों को लुभाती हैं, उनको आकृष्ट करती हैं और एक और जनादेश के लिए उनको आकर्षित करती हैं, क्या आपको लगता है कि आपका ये लक्ष्य इस बजट के जरिए पूरा हो पाएगा? माननीय अभय जी, कल जो माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बजट पेश किया है, आम बजट, ये चुनाव को दृष्टि रख के नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं और अभी केंद्र में हैं, तो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए या राजनीतिक को दृष्टिगत रखते हुए कोई निर्णय नहीं करती, कोई फैसला नहीं लेती है। ये तो पीढ़ियों के लिए किया गया है कि आने वाला देश जो हमारे नौजवान हैं वो कैसे आत्मनिर्भर बने, उनको कैसे स्वरोजगार मिले और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर आप बारीकी से अगर बजट पढ़ेंगे भाई जी, तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना के साथ, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई वर्ग अछूता नहीं है
जिसके लिए इस बजट में बेहतर प्रावधान न किया गया हो। इनके समय में जो बजट आते थे जी, वो चुनावी बजट होते थे। चुनाव में हमको कहाँ से कैसे फायदा मिलेगा, लेकिन आज जो बजट आ रहे हैं ये बजट पीढ़ियों के लिए है कि आने वाला देश हमारा मजबूत देश बने और हमारा जो नौजवान है और ये पूरा भारत आत्मनिर्भर भारत बने। इस दृष्टि से ये चलिए बजट लाया गया। पीढ़ियों का बजट है, पीढ़ियों का बजट है, मौजूदा साल का भी नहीं, चुनावों का भी नहीं। धनंजय जी, क्या आपको लगता है कि आपके जो बजट होते थे आपकी सरकार के समय में वो मूलतः वोटों पर आधारित होते थे, वोटों के लिए फोकस्ड होते थे, और ये बजट जिसमें कि 2023-24 का बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 की ओर हम देख रहे हैं, 2047 यानी कि जब देश 100 साल पूरे कर चुका होगा अपने जन्म के, अपनी आज़ादी के, उसकी ओर देख रहे हैं। क्या आपको लगता है लक्ष्य वाकई देश को आगे ले जाने की तरफ ही है या कहीं ना कहीं हिडन तरीके से ये चुनाव पर भी फोकस्ड है? ये मोदी सरकार अपनी जो वादा खिलाफी है जी, और जो इन्होंने किसानों को धोखा देने का काम किया, युवाओं को जो धोखा देने का काम किया केंद्र की सरकार ने, उसको पर्दा करने के लिए इस प्रकार की बातें करती। अगर इस देश का भविष्य की आप चिंता कर रहे हैं लेकिन वर्तमान ही आपका सुरक्षित नहीं, वर्तमान यानी युवा, उनके हाथ में रोजगार नहीं आएगा 2023 में, और आप कहते हैं 2047 में भारत मजबूत हो जाएगा। 23 में क्या करेगा युवा जिसके हाथ से आपने रोजगार छीनने का काम किया है? 23 में आप किसानों को धान की उपज की कीमत नहीं दे पा रहे हैं और 2047 का आप सपना दिखा रहे हैं। 2023 में आप गरीबों के घर में सिलेंडर नहीं पहुंचा पा रहे हैं सस्ते दरों पर और 47 का सपना दिखा रहे हैं। बातें अच्छी है लेकिन क्या वर्तमान इस देश का सुरक्षित है? वर्तमान में इस देश के हाथ में रोजगार है? ऐसी क्या उसमें योजना है? मैं अशोक जी से पूछना चाहूंगा, आपने रोजगार की बात की, घर घर नल, रोजगार की बात, आजादी के 75 साल बाद अमृत काल में लोगों के घर, ये अमृत काल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का जुमला काल है। ये मुझे बताइए ना भाई कि युवाओं के रोजगार के लिए इस बजट में कितना क्या योजना बनाई गई है, मुझे बता दीजिए, जिससे देश के 27 करोड़ जो युवा बेरोजगार हुए उनके हाथ में रोजगार आ जाए। सारे प्रावधान है, क्या बताइए ना, सबको फायदा है इससे। बताइए ना, अभी देखिए आप, क्या पूंजीगत व्यय में नरेंद्र मोदी खोलने जा रहे हैं, वृद्धि की गई, सुनिए ना, इससे नया रोजगार सृजन होगा। चलिए, सारा घर घर जल, घर घर नल। अशोक जी जो घर घर जल, घर घर नल की बात कर रहे हैं उसकी एक हकीकत मैं भी बताना चाहूंगा। 3.8 करोड़ घरों तक नल पहुंचाने की योजना थी, लेकिन जो लक्ष्य से 1/3 ही पहुंच पाए, 1.7 करोड़ नल कनेक्शन ही लग पाए। हमारे साथ रामावतार तिवारी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी एक बार राय लेते हैं। रामावतार जी, अगर बजट को आपने बारीकी से देखा हो तो हम देखते हैं कि महिला, किसान, मिडिल क्लास, इस पर और युवाओं पर सीधा सीधा फोकस है। हालांकि महिलाओं के लिए बहुत कुछ इसमें नहीं दिखाई देता। एक महिला सम्मान बचत पत्र को छोड़ दें तो अलग से कुछ खास नहीं दिखाई देता। भले ही मोदी जी कहते हैं कि महिला स्व सहायता समूह को आगे ले जाना है, महिलाओं को आगे ले जाना है, लेकिन किसानों के लिए 20 लाख करोड़ के ऋण की बात की जाती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है, मछली पालन, पशुपालन, इस पर भी फोकस है। झींगा मछली जैसे श्रिम्प फार्मिंग के लिए विशेष जो उसका फूड है उसको इंपोर्ट करने में 10 तरह के फूड की बात की गई। क्या आपको लगता है ये सब जो योजनाएं बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं वोटों के रूप में फलीभूत होंगी? इस समय देश का मध्यम वर्ग जो है जी, वो सबसे ज्यादा परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इस और कोरोना के बाद से तो इस वर्ग को इस बजट में छूने की कोशिश की गई है। जी, जो इनकम टैक्स का जो स्लैब में छूट दी गई है वो एक बड़ी बात है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग उठ रही थी। कर्मचारी वर्ग, हर वर्ग में तो एक उसको बड़ा फायदा इस मध्यम वर्ग को होगा। दूसरा जो काम किया गया है वो व्यापार जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग नया वर्ग जो आ रहा है काम करना चाहता है, स्टार्टअप योजना जो लाया था उसको इस तरह से पुश किया गया है। तो उसमें जो लोग काम करना चाहते हैं उनको छूट, जैसे अब 3 करोड़ तक इनकम टैक्स में आपको रिटर्न भरना नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको और अगर आप उद्योग धंधे कर रहे हैं तो उसमें जिस तरह से पॉलिसी है उस पॉलिसी में छूट दी गई है ताकि लोन सही तरीके से मिल पाए। एक और जो बात है कि आदिवासी इलाकों में उन्होंने ध्यान दिया है कि एकलव्य रामावतार जी, इस पर चर्चा, आदिवासियों की बात करें इसके पहले मैं एक बार इनकम टैक्स में जो छूट दी गई उसके बारे में आपसे चर्चा जरूर करना चाहूंगा। ये जो छूट है
नई इनकम टैक्स योजना जो है सिर्फ उसके लिए लागू होती है, पुरानी स्कीम में अगर कोई है तो उस पर ये लागू नहीं होती। तो मैं एक कंपैरिजन करके आपको बताता हूं। अभी क्या है, जो पुरानी एग्जिस्टिंग रजीम है, पुरानी योजना है, उसमें अगर हम देखें तो 7 लाख तक 33,800 रुपये का अभी इनकम टैक्स बन रहा था, जो कि निल हो गया है। लेकिन 7.5 लाख तक जो पुरानी टैक्स योजना को अगर किसी ने अपनाया है तो उसका जो टैक्स बनता है वो बनता है 23,400 रुपये, और एग्जिस्टिंग जो नई योजना है टैक्स की, उसके तहत उसका बनता था 39,000 रुपये। अब जो नई स्कीम है वो भी 7.5 लाख तक उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहली बार 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्लूड किया गया है। अब हम अगर 10 लाख में कंपेयर करते हैं तो पुरानी योजना में टैक्स लगता है 75,400, नई योजना जो इस फाइनेंशियल ईयर में लागू है उस पर लगता है, आपको सीधे देखें अगर तो 78,000, यानी कि उससे तकरीबन 2,600 रुपये ज़्यादा। और अब जो योजना अगले फाइनेंशियल ईयर में होगी उसमें 54,600, यानी एक क्वांटम जंप दिखता है। तो ये फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नई योजना में आएंगे। अगर पुरानी योजना को किसी ने अपना रखा है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। क्या ये चीज नौकरी पेशा लोगों को लुभाएगी? निश्चित तौर पर जो नौकरी पेशा में अभी दिनों दिन वेतन बढ़ते जा रहे हैं, आयोगों के गठन के बाद अब सरकारी अधिकारी जो है उनका वेतन काफी बढ़ोतरी हुई है जी। तो उन लोगों को इस स्लैब से फायदा होगा, उस वर्ग को छूने की कोशिश की गई। और मध्यम वर्ग को इसके अलावा भी आप 10 लाख तक हैं तो मिनिमम टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं जिसको, जैसा गोबर पे योजना लाया गया है, तो ये एक, और बैंक में जो केवाईसी का जो झंझट था, छोटी छोटी बातें थी वो जी उसको छूने की कोशिश इससे की गई है। कोई बड़ी बात नहीं आई है। जिस तरह से व्यापारी वर्ग मांग कर रहा था, अलग अलग टैक्स में छूट दिए जाए, नई योजना लाई जाए, वो व्यापारियों की मांग लंबे से जो की जा रही थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, मांग पूरी नहीं की गई। परंतु इसमें जो बड़ी बात वो जो की गई है वो ये है कि शोध पे, किसानों पे काम किया गया, शोध पे काम किया गया। और असली बात जो है कि जो रेवड़ी बांधने की जो प्रक्रिया राज्यों में, केंद्र में होती थी, तो मोदी जी ने इसमें रेवड़ी बांटने की जो प्रक्रिया है उसको खत्म करने की और कम करने की दिशा में काम बिल्कुल। लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी आप जानते हैं रामावतार जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक लगातार दबाव डाल रहा है कि सब्सिडी कम की जाए, तो कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है उसको सबको मिल सके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है और ग्लोबल ट्रेड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। धनंजय जी, अभी रामावतार जी आदिवासियों की बात कर रहे थे। आदिवासियों और दलितों पर दांव खेलते हुए PMPBTG योजना जो है उसके लिए 5,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है कि आदिवासी बहुल जो इलाके होंगे, गांव होंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, अच्छे मकान बन सकें, सड़कें पहुंच सकें, शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। क्या आदिवासियों को लुभाने में बीजेपी कामयाब होगी? क्योंकि ये जो बजट है, इस बजट के दौरान ही कुछ ऐसे राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं जो कि आदिवासी बहुल हैं, उसमें छत्तीसगढ़ खुद भी शामिल है। देखिए अभय जी, मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए इस देश भर के आदिवासियों के लिए बनाया गया है, ये तो मैं समझता हूँ ऊँट के मुंह में जीरा कहना भी इसको गलत होगा, क्योंकि कहीं भी नहीं आता है। आप देखेंगे भूपेश बघेल जी की सरकार इन 4 सालों में जिस प्रकार से आदिवासी वर्ग के लिए काम किया है, लगभग मैं समझता हूँ 50,000 करोड़ से अधिक की राशि हमारी सरकार ने यहाँ के आदिवासियों को उत्थान पर, उनके जीविका के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके सारे विषयों पर खर्च कर चुकी है। मैं धनंजय जी एक संशोधन करना चाहूंगा, ये 5,000 नहीं 15,000 करोड़ है। मैं भी थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार अगर आदिवासी वर्ग की चिंता करती है तो उसको कम से कम इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए देना था ताकि देश भर के आदिवासियों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन आपने इसमें एक शब्द जोड़ा कि इंटरनेट के डेवलपमेंट के लिए, इसका लाभ किसको मिलेगा? वो चंद उद्योगपति जो मोबाइल कंपनियां चलाते हैं उसका फेवर ज्यादा दिखता है। और शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जो शिक्षा का बजट होता था, इसी सरकार में पूर्व में शिक्षा का बजट लगभग 39,000 करोड़ था, उसको घटाकर अब 37,000 करोड़ कर दिया गया है। और इसमें आप देखेंगे जो सेमी सेक्टर के लिए जो गारंटी होती थी, जिसको 15,000 करोड़ लास्ट ईयर का बजट था, उसको घटाकर अभी लगभग 14,000 करोड़ कर दिया गया है।
एम्स बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज के बनाने के लिए जो पिछले साल के बजट में, इनके बजट में था जो 10,000 करोड़ रुपए, उसमें 6,500 करोड़ रुपए कटौती कर दी गई है। आप देखते हैं कि बजट में कुछ भी नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि किसानों को धान की कीमत देने के लिए बजट में अगर व्यवस्था को अगर केंद्र सरकार रेवड़ी मानती है, अगर खाद में सब्सिडी देने को रेवड़ी मानती है, लेकिन अगर वहीं पर चंद पूंजीपतियों को देने की बारी आती है, जैसे अभी अडानी का फ्रॉड जो सामने आया है, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए किसका है? इस देश के गरीब जनता का पैसा है। क्या वो रेवड़ी नहीं है? वो मतलब आप अगर देश के गरीब जनता के किसानों के धान खरीदना चाहते हैं तो उसको आप रेवड़ी मानते हैं। अगर उपज की कीमत आपको देना है, खाद में अगर आप सब्सिडी देना चाहते हैं उसको आप रेवड़ी कह देते हैं। लेकिन आप डीजल में उसी किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं। मैं कहूंगा वो डीजल पे अवैध वसूली कर रहे हैं, खाद पे आप टैक्स लगाकर वसूल रहे हैं, और दूध दही पर आप टैक्स लगा रहे हैं। एक और आप कहते हैं कि हमने इनकम टैक्स से 7 लाख का स्लैब में टैक्स को फ्री कर दिया। आपने किसी को फ्री चलिए अशोक एक सेकंड दीजिए, एक जी, सेकंड जी जी इस देश में पहली ऐसी सरकार है जो फकीर से भी टैक्स लेती है। अगर कोई फकीर जो भिक्षा के जीवन यापन करता है ना अभय जी, अगर वो दूध खरीदने जाता है उससे 5% टैक्स नरेंद्र मोदी सरकार लेती है। चलिए किसी को छोड़ा नहीं है। अशोक जी से एक बार, चूंकि किसानों की आपने चर्चा की तो किसानों के मसले पर अशोक जी से जरूर बात करना चाहूंगा। अशोक जी, किसानों को 20 लाख करोड़ की ऋण सीमा की बात की जा रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चरल सेक्टर में करने की बात की जा रही है, और 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है। क्या, लेकिन जब हम किसानों से बात कर रहे थे बजट के बाद तो उनमें निराशा थी। उनका कहना था कि हमारी जो डिमांड्स थी वो एमएसपी को लेकर थी, एमएसपी को लीगल गारंटी को लेकर थी, सभी फसलों की एमएसपी की खरीद के दायरे में लाने को लेकर थी। तो ये अगर सरकार हमें दे भी रही है तो ये तो ऋण है, इससे तो हमें चुकाना पड़ेगा, तो हमारा भला क्या है? क्या आपको लगता है ये वाकई किसानों के लिए हितकर है? देखिए, ये जो ऋण है बहुत सस्ते दर पर नाबार्ड के माध्यम से किसानों तक पहुंचता है जी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कृषि सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इन्होंने 75 साल में, कांग्रेस ने बहुत सालों तक राज किया, लेकिन कृषि सुधार तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, आज बागवानी की बात हो रही है, आज नील क्रांति की बात हो रही है, पशुपालन मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बात आज हो रही है। आज ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स बनाने का संकल्प इस बजट में है, और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मिलेट संस्थान की स्थापना करने का प्रावधान है। आप देखिए कि हमारे जो छोटे किसान जो मिलेट्स का उत्पादन करते हैं, मोटा अनाज का उत्पादन करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार कितनी चिंता कर रही है। अन्न भंडारण की क्षमता लगातार बढ़ाने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, और जब जब कृषि सुधार की बात करते हैं मोदी जी, कांग्रेस प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से विरोध करने के लिए खड़ी हो जाती है। क्या सुधार के कृषि में आप बताइए तो? 3 कानून लाया गया, वो किसानों पे अत्याचार था, 700 किसानों की शहादत हुई है, पीछे खड़ी रही। 14 महीने के आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगा है किसानों से। अरे भैया, तो माफी मांगा है। माफी क्यों? और वो अडानी का गोडाउन, आप अडानी का गोडाउन पहले बनता है, कृषि कानून बाद में आता है। किसानों वो अडानी जो फ्रॉड किया है, 7 लाख करोड़ का फ्रॉड नरेंद्र मोदी सरकार ने संरक्षण में किया है। मांगना पड़ेगा चुनाव में। 7 लाख करोड़ का फ्रॉड किया अडानी ने। किसानों उसी अडानी के लिए गोडाउन बना रहे थे, बेरोजगारी भत्ता उसी अडानी के दिन काले किसी कानून ला रहे थे। 4 साल का बेरोजगारी भत्ता, हम बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की है। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने बेरोजगारी बजट भत्ता में आपको नहीं करना किया है। पड़ेगा। आपका जन घोषणा पत्र कहता है, आपने कहा दारू नहीं बोलते मोदी जी की तरह, लेकिन घर घर कहते हैं उसको पूरा करते हैं। दारू पहुंच गया। वो तो रमन सिंह ने पहुंचाया था, दारू वो तो रमन सिंह ने पहुंचाया था। दारू की हुई आरएसएस और रमन सिंह की सरकार ने पहुंचाया था। नहीं किया है सरकारीकरण रमन सिंह ने किया था, मोहन भागवत की पार्टी ने किया। नहीं, सरकारीकरण शराब का आरएसएस और भाजपा ने किया। ये कांग्रेस ने घोर वादा खिलाफी की है। सरकारीकरण रमन सिंह ने किया और धोखा देने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। गोबर तरफ इनको ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अनुदान आता है, आपको गैस अनुदान स्थापना करनी है बायोगैस संयंत्र की, लेकिन आप चलिए बताइए एक बार फिर मैं बिल्कुल आप दोनों के क्लेम के बीच आप दोनों जी धनंजय जी अशोक जी एक और मसले पर चर्चा कर लेते हैं। धनंजय जी, अशोक जी, एक और मसले पर चर्चा कर लेते हैं। रामावतार जी, बुनियादी ढांचे और नए अवसरों पर सरकार का इस बजट में बड़ा फोकस दिखाई दिया है। अगर हम कृषि ऋण की बात, किसी भी चीज की बात करें तो 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है बुनियादी ढांचे के लिए की गई है, और सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
जो मोदी सरकार का फोकस था वो मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी के 25% तक ले जाने पर था। क्या आपको लगता है इस 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, इस 10 लाख करोड़ के एलोकेशन से रोजगार के इतने अवसर पैदा होंगे कि देश की युवा शक्ति को संतुष्ट किया जा सकेगा? ये बजट में तो आएगा, मगर इसको धरातल में उतरते उतरते बहुत समय लगेगा। जी। इसमें कौन लोग इसमें काम कर पाते हैं और सरकार की और आगे छूट क्या दे पाता है, इस पर होगा। दूसरी बात, कृषि पे आपने कहा, कृषि में एक तरफ मैंने देखा जल संसाधन विभाग के जो बजट वो तो कम कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है किसानों को छूट देने और लोन देने की उसकी योजना लाई गई। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को अंतर भेद दिखा है जी। एक जो चीज की है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है, लोग पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम से परेशान है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के लिए योजना लाई गई है। एक बात जो मुझे लगा, दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना जी बिल्कुल के लिए राशि में 60% वृद्धि की गई है, 66%, वो लगा। 79,000 करोड़। तीसरी बात, जो राज्यों को जो है अब जो लोन मिलेगा वो बिना ब्याज का होगा। जो राज्यों की आर्थिक हालत खराब है उन राज्यों को केंद्र सरकार राशि देने तैयार है बिना ब्याज का, ताकि वो अधोसंरचना में खर्च कर पाए। वो बात लगा ठीक मुझे, ताकि राज्य और केंद्र के बीच समन्वय हो। कितना हो पाता है वो अलग बात है, और सरकार की योजना कैसी है ये उससे पता चलेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग बहुत है, हर राज्यों में मांग है, तो उसके राशि से जो हर घर बनाने का जो सपना है लोगों का वो शायद पूरा हो जाए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात रामावतार जी आपने की है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना एक राजनीति का मुद्दा भी बना हुआ है, इसलिए मैंने धनंजय जी की प्रतिक्रिया एक बार जरूर लूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, धनंजय जी, इसके लिए वापस जो है 66% की ग्रोथ करके 79,000 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया गया है। पिछले दिनों जो टारगेट था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो 80 लाख घरों का था, और हमने देखा है कि उसमें से लगभग आधे तक ही लक्ष्य पहुंच पाया। 12 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में बने, 26 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बने, यानी कुल मिलाकर 38 लाख, 42 लाख का शॉर्टफॉल रह गया था। इस बार वापस उस पर पुश है। दूसरी तरफ गरीबों को 5 किलो अनाज जो मुफ्त में दिया जा रहा था वो भी 1 साल, यानी सीधे कहें तो लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया गया। दोनों का फोकस गरीब है, दोनों का फोकस ऐसे लोग हैं जिनको कि इसका सीधा सीधा लाभ मिलता है। ये सियासी दांव है, ये आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, हमारे लिए कहीं नुकसान नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, वो 5 किलो राशन आप जिसको दे रहे हो वो 80 करोड़ वो लोग हैं जिनके हाथ में रोजगार था जी, जिनके रोजगार छीनने का काम 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। वो लोग सक्षम व्यक्ति थे, वो आत्मनिर्भर व्यक्ति थे, वो लोगों के लिए काम करते थे। आज उनके हाथ में रोजगार नहीं है। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार की योजना लेकर आए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे तो बड़ा दुख लगता है कि देश की सरकार जो गरीब जनता से दूध पर टैक्स ले रही है, चप्पल पर टैक्स ले रही है, पुस्तक कापी पर टैक्स ले रही है, वो सरकार इस देश के गरीब को 2.5 लाख रुपए एक मुफ्त मकान बनाने के लिए नहीं दे पा रही है। अपनी योजना के लिए वो खुद ईमानदार नहीं है, राज्यों पर उसका बोझ डाला जाता है। भाई, केंद्र की योजना है ना, आपको एक मकान के लिए 2.5 लाख रुपए देना है, आप सीधा 2.5 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकते? जब आप पूंजीपतियों को 20,000 करोड़ का कर्जा माफ अमानी कर सकते हैं, जब अडानी के लिए 7 लाख करोड़ के डूबत खाता आप डाल सकते हैं, तो इस देश का किसान, इस देश का गरीब व्यक्ति, उसको आपको 2.5 लाख देने में क्या दिक्कत जा रही है? क्योंकि उसी जनता से आप टैक्स ले रहे हो ना। मैं समझता हूं इनकम टैक्स में जो छूट दिया गया है ना अभय जी, उसमें आप देखिएगा गरीब से गरीब व्यक्ति भी महीने का लगभग 200% टैक्स इस केंद्र सरकार को खाद्य वस्तुओं के माध्यम से देने का काम करता है। अगर वो दूध खरीदता है, अगर महीने में 30 दिन दूध खरीदता है, रोज 1 किलो भी दूध लेगा ना, तो 150% उसमें जीएसटी देता है। अगर दाल चावल खरीदता है उसमें जीएसटी देता है, जूते चप्पल पर जीएसटी देता है। आपने किसको टैक्स फ्री करने का काम किया है? आपने इनकम टैक्स दायरा बढ़ाकर गरीबों पर अत्याचार करने का काम किया है। और ये प्रधानमंत्री आवास, मैं तो कहता हूं ना, आपको प्रत्येक नागरिक को 2.5 लाख रुपए देना चाहिए, प्रत्येक को। केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं दे रही भाई? मकान क्यों नहीं दे रही? हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं ये सरकार की गरीबों से टैक्स ले रही है, उसको पैसा नहीं दे पा रही है। 8,000 करोड़ का प्लान ले सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, 36,000 किलो का क्यों वंचित किया जा रहा है? सकते हैं, जो अडानी का 7 लाख करोड़ का बनेगा, जिसमें पानी होगा, तो गरीबों को, किसान को लोग क्यों नहीं दे रहे 2.5 लाख रुपए?
रुपए? आसानी से जीवन क्यों नहीं दे रहे? 2.5 लाख रुपए, हम भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। चावल मिलेगा, क्यों नहीं दे रहे? 2.5 लाख रुपए मकानों का 5 किलो चावल आप बताइए ना भाई। 2000 अप्रैल 2000 प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदार क्यों नहीं है? बांट पा रहे, क्यों नहीं दिया 2.5 लाख रुपए? इस बात पर 2.5 लाख गरीबों का हक छीना है, ये नरेंद्र मोदी ने छीना है। नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी देश के सरकारी संपत्तियों का विरोधी है, वो सिर्फ पूंजीपतियों का हितैषी है, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हितैषी है। बिल्कुल बताएंगे नरेंद्र मोदी जी की वापसी तय है, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की वापसी तय है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के जनता को धोखा दिया है, गरीबों का मकान नहीं दे पाते। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। दावे हैं, प्रतिदावे हैं, वादे हैं, इरादे हैं, इन सब के बीच में वोट आएगा कि नहीं, जनता सत्ता तक पहुंचाएगी कि नहीं, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जनता सब देख रही है, सब सुन रही है, वो आप दोनों की आवाज भी सुन रही है, वो बजट को भी समझ रही है। इन बिटवीन द लाइन्स जो लिखा है उसको भी समझ रही है। बहरहाल समय की सीमा है धनंजय जी। नरेंद्र मोदी ने इस देश के गरीबों को धोखा दिया, योजना लागू नहीं की, नरेंद्र मोदी देश को धोखा दिया। आखिर आप चाहते क्या है? केवल हवाई बात करके वो नरेंद्र मोदी जी काम है। कब तक राज करेंगे? हवाई बात करना, जुमला करना नरेंद्र मोदी जी का काम है। जनता का विवेक जब जागेगा, 2.5 लाख रुपए देने की हैसियत की सरकार की सही हो जाएगी। 2.5 लाख रुपए देने की क्षमता नहीं। चलिए जनता सब देख रही है। बिल्कुल 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 धनंजय जी, अशोक जी, रामावतार जी, समय की सीमा है, इसलिए मुझे ये चर्चा खत्म करनी पड़ रही है। हम फिर बैठेंगे, ये मुद्दा अभी गर्म है, हम फिर देखेंगे कि किस तरह से जनता इस पर रिएक्ट करती है। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।